हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था उत्तर मौर्य पूर्व मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे। दो विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। उनकी हमने चर्चा की थी। चलिए तो हम शुरू करते हैं मौर्य काल। मौर्य काल कब से कब तक था? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के काल को मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। और यह काल कब से कब तक था, इसके हमें साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो हमें विद्वानों के द्वारा साहित्य रचित मिला है, उससे हमें अनुमान मिलता है कि जो मौर्य काल का समय था वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। साहित्यिक स्रोत, मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसका विषय अर्थशास्त्र आर्थिक क्षेत्र से नहीं है बल्कि राजनीतिक क्षेत्र से है। और इसके रचयिता कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन सब का मतलब एक ही है। इसको कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों नाम से जाना जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए विष्णुगुप्त की रचना का नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक विषय पर आधारित ग्रंथ है, यह आर्थिक विषय पर आधारित ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट ग्रंथ मिलता है हमें इंडिका। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने, जो दिगंबर जैन होते थे। जैन दो प्रकार के होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लेकिन दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर जैन के संस्थापक थे जो भद्रबाहु, उनकी रचना का नाम है कल्पसूत्र। उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को संस्कृत व्याकरण का जनक भी माना जाता है और इसके रचयिता हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला ग्रंथ माना जाता है। कथा सरित सागर, इसके रचयिता कौन है? सोमदेव इसके रचयिता हैं। ये देखें हमने साहित्यिक स्रोत। अब हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मौर्यन पीरियड। इसके अभिलेख हमें कैसे कैसे मिलते हैं? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भारतीय शासक का है, तो आंसर होगा अशोक। अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख थे जो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख मीन्स जो गुफाओं पर लिखे गए थे, स्तंभ लेख जो स्तंभ के ऊपर लिखे गए थे, शिलालेख जो पत्थरों पर लेख लिखे गए थे उनको कहते हैं शिलालेख। शिलालेख को 2 भागों में भी विभाजित किया गया, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, यानी कि ये बड़े थे और ये छोटे थे। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख के आगे 2 भाग हैं, वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख के भी 2 भाग हैं, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। थर्ड पार्ट है इसका गुहा लेख। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अभिलेख थे वे किस किस लिपि में रचित थे। अशोक के अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं वे खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक 4 लिपियों में हमें मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में रचित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 लिपि। और ये कौन कौन सी थी? खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक लिपि। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे अशोक के अभिलेखों की जो प्रथम खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1750 में। और पहला स्तंभ लेख कौन सा था जिसकी खोज हुई? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? टी फैनथेलर नामक व्यक्ति के द्वारा अशोक के पहले स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 में हुई थी। ये पॉइंट भी हमको स्टार लगाकर याद करना है। एक नोट लगाने योग्य बात है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली इसको स्थानांतरित करवा गया था। जो हमें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया।
और जो अभिलेख पढ़ा गया वह कौन सा था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जो हमें अम्बाला से प्राप्त हुआ है। अम्बाला में टोपरा एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली स्थापित करवाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसको ही जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। इस क्लास के लास्ट में हमने पहली क्लास की थी भारत के अन्य महत्वपूर्ण नाम है, जो भारत के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, उन प्रश्नों की हम चर्चा भी इसी क्लास के अंत में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दिल्ली में स्थानांतरित करवाया गया था उसको कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, जो शिलालेख या स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुए उससे हमें अशोक के शासनकाल के कौन से वर्ष का पता चलता है? अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक के काल के हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेख थे जो वृहत शिलालेख यानी कि दीर्घ शिलालेख, बड़े शिलालेख थे जो, उनकी संख्या कितनी है? 14 वृहत शिलालेख हैं। तो उसमें पहले हम इनके 14 शिलालेख है जो सबकी चर्चा करेंगे। आज हम कुछ शिलालेखों की चर्चा करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला शिलालेख है हमारा, इसमें अशोक द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी हैं? इसमें अशोक संपूर्ण जनता को अपनी संतान के समान बताता है। इसी के तहत अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित किया था। वन्य जीव संरक्षण, हर रोज रसोई में 1 हिरण और 2 मोर पकाए जाने की प्रथा बंद की। तो वन्य जीव संरक्षण और संपूर्ण जनता को अपनी संतान माना प्रथम अभिलेख में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट शिलालेख पर। नेक्स्ट शिलालेख है, इसमें जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है। मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंध किया। अशोक इतिहास का एकमात्र यह प्रथम शासक था जिसने पशु चिकित्सा, पशुओं के लिए अस्पतालों का भी प्रबंध करवाया। दक्षिण राज्यों चोल चेर पांड्य राज्यों का भी जिक्र दूसरे शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड शिलालेख। थर्ड शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें ब्राह्मणों को सम्मान और महामात्यों की नियुक्ति पर बल दिया गया है। माता पिता की देखभाल और अल्प व्यय की प्रेरणा भी अशोक के तीसरे अभिलेख से हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा शिलालेख। इसमें अहिंसा का पालन करने पर बल दिया गया है। मित्रों और संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार न करना, अवैधानिक व गलत कार्यों को न करना आदि पर बल दिया गया है। ये थे अशोक के शिलालेख। चलिए तो हम इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। अशोक का शिलालेख। अशोक के पहले शिलालेख में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? जनता को अपनी संतान माना है, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया है और वन्य जीव संरक्षण यानी कि हर रोज रसोई में 1 हिरण और 2 मोर पकाए जाते थे, उस प्रथा को अशोक के द्वारा पहले अभिलेख में बंद करने की बात कही गई है। दूसरा शिलालेख है, इससे हमें पता चलता है कि अशोक ने जनता के लिए कल्याणकारी कर्मों की शुरुआत की। मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंध करवाया। दक्षिण में जो चोल चेर पांड्य 3 महत्वपूर्ण राजवंश थे उनका जिक्र भी इस शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शिलालेख। इसमें ब्राह्मणों को सम्मान और महामात्यों की नियुक्ति पर बल दिया। माता पिता की देखभाल और अल्प व्यय यानी कि कम खर्च करने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट है हमारा चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख से अहिंसा का पालन करने पर बल दिया गया। मित्रों और संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार न करने पर बल दिया गया। अवैधानिक जो विधि के अनुसार नहीं है और गलत कार्य हैं उनको न करने की भी बात चौथे शिलालेख से हमें मिलती है। तो अब हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे अब तक जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा है उनको हम क्वेश्चन के रूप में दोबारा से चर्चा करते हैं। जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करने चाहिए, ऐसी जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें अशोक के दूसरे शिलालेख से। अशोक के प्रथम शिलालेख की खोज कब व किसने की? अशोक के प्रथम शिलालेख का नाम था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसकी खोज की टी फैन टेलर ने 1750 ईस्वी में की। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसको इसने पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेखों से उसके शासनकाल के कौन से वर्षों की जानकारी मिलती है? इससे हमें मिलती है 8वें से 27वें वर्ष तक की जानकारी हमें मिलती है। अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के जो वृहत यानी कि बड़े शिलालेख थे उनकी संख्या कितनी है? 14। और यदि पूछे स्तंभ लेख, स्तंभ को हमने 7 से याद किया था, जैसे स्तंभ में स है और 7 में भी ये स है।
तो इससे रिलेट करके हमने याद किया था कि स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, लेकिन वृहत शिलालेख इनकी संख्या कितनी है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथा सरित सागर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सोमदेव। और इंडिका पुस्तक की रचयिता कौन है? इंडिका पुस्तक, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। महाभाष्य, ये भी हमने इसी क्लास में पढ़ा है। ये दोनों क्वेश्चन, इनका उत्तर हमें बताना है। किसके शासनकाल में भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ? इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह हमने कल ही पढ़ा था, तो हमको यह भी याद होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि हमने क्लास के बीच में कहा था कि हम आज पहली क्लास ली थी हिस्ट्री की, उसमें हमने चर्चा की थी भारत के क्या क्या नाम थे, प्राचीन नाम क्या क्या थे। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं, जिससे उस क्लास का रिवीजन भी हमारा यहाँ हो जाएगा। और हम डेली ऐसे ही जो पहली क्लास हुई थी, हर रोज़ एक क्लास का रिवीजन लास्ट में हम क्वेश्चन के रूप में करेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास का रिवीजन। भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? भारत का प्राचीनतम नाम था आर्यवर्त। और यह आर्यवर्त नाम किससे पड़ा? आर्यों के आगमन से। आर्य भारत में कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में। और वे सबसे पहले किस क्षेत्र में रहे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में रहे थे। इसको सप्त सैंधव क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र था। 7 नदियों के कारण ही इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्य कब आए थे? भारत में आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व में। आर्यों का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? आर्य भारत में कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? आर्य, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। पूर्व में पश्चिमी गंगा तट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक का क्षेत्र था, जो वो आर्यों का साम्राज्य का विस्तार था। तो आर्यों का साम्राज्य विस्तार ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य प्रारंभ में जहाँ आकर बसे थे उसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश क्यों? क्योंकि वहाँ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी थी, जो 7 नदियों के समूह था। 7 नदियाँ वहाँ बहती थी, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था? हिंदुस्तान नाम दिया गया था ईरानियों के द्वारा। ईरानी लोग थे जो सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारते थे, और जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र, यानी कि सिंधु नदी से पार रहने वाले लोग थे, उसको इन्होंने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो हिंदुस्तान नाम दिया फारसी या ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा। यूनानी कौन थे? जो सिकंदर महान थे, वो यूनानी थे। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारा, तो इंडस से हमारे इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। तो इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। और फारसी ने कौन सा दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। ये भी हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्रियों के द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? चीनी यात्रियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा? येन तू। भारत का संवैधानिक नाम क्या है? जो संविधान में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा कहा गया है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? भारत को कहा गया लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, यानी कि सपेरों का नगर कहा गया। अब हम देखते हैं जो आज के क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसकी पूरी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का विभाजन किन 2 संप्रदायों में हुआ था? यह भी हमको बताना है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने रिवीजन और नया सिलेबस भी किया है। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मौर्य काल। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के पार्ट 1 को किया था, जिसमें हमने मौर्य काल के प्रमुख स्रोत देखे थे और
जो अशोक राजा था उससे संबंधित पुरातात्विक स्रोतों में हमने 4 शिलालेखों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे 5वें शिलालेख से 14वें शिलालेख तक, और फिर हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का 5वां शिलालेख। 5वां शिलालेख का संबंध किससे है? अशोक से। इसमें अशोक ने किसका वर्णन किया है? अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष, यानी कि जब अशोक शासन कर रहा था तो उसको 14 साल हो गए थे। 14वें वर्ष धर्म महामात्यों की नियुक्ति की, जिनका कार्य धर्म का प्रचार करना था। तो 5वें शिलालेख में बताया कि अशोक ने 14वें वर्ष शासनकाल के 14वें वर्ष धर्म प्रचार करने वाले मंत्रियों, जिनको धर्म महामात्य कहा जाता था, इनकी नियुक्ति की। फिर आता है 6ठा शिलालेख। इसमें अशोक कहता है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन जनता से संबंधित प्रत्येक बात की जानकारी मुझे तत्काल दी जानी चाहिए। तो 6ठा शिलालेख अशोक ने जनता के बारे में बताया कि जनता के बारे में कहा कि जनता से संबंधित मुझे प्रत्येक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी हो। इस 6ठे शिलालेख में अशोक ने यह बात कही। नेक्स्ट है हमारा 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। तो कभी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो हमारा आंसर आएगा 7वां शिलालेख है। इसमें मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा 9वां शिलालेख। 8वां शिलालेख आगे है, ये गलती से लिखा गया था, तो पहले हम 9वें शिलालेख की चर्चा कर लेते हैं। 9वां शिलालेख, इसमें जन्म, विवाह, मृत्यु एवं यात्रा के बाद किए जाने वाले आयोजनों की निंदा की गई है। जैसे हमारे यहाँ जन्म होता है तो उत्सव मनाया जाता है, विवाह में भी उत्सव होता है, और मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति की बहुत लंबी उम्र के बाद मृत्यु हो तो भी हमारे यहाँ पर फंक्शन यानी कि आयोजन किया जाता है, जिसमें भोज का भी आयोजन होता है। तो इन सभी कार्यक्रमों या आयोजनों की अशोक ने 9वें शिलालेख में इनकी निंदा की है। तो किस किस की निंदा की है? जन्म, विवाह, मृत्यु और यात्रा के बाद किए जाने वाले आयोजनों की निंदा की है 9वें शिलालेख में। और सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां। इससे हम कैसे याद रख सकते हैं कि 7वां सबसे लंबा शिलालेख है? जैसे हमने 7 से स्तंभ याद किया था, तो 7 हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्तंभ स तो यह इससे भी हम 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है, सबसे लंबा 7वां शिलालेख। नेक्स्ट है हमारा 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में सम्राट विहार यात्रा त्याग कर अब केवल धम्म यात्रा करेंगे और सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करेंगे। पहले जो सम्राट अशोक होता था वो केवल विहार यानी कि घूमने फिरने के लिए ही यात्रा करता था, लेकिन इसमें कहा गया कि अब केवल धम्म यात्रा करेंगे, यानी कि जो धार्मिक तीर्थ हैं उनकी ही यात्रा करेंगे, जिसमें वे सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करेंगे, यानी कि उनसे मिलेंगे। तो 8वें शिलालेख में अशोक ने अपनी यात्रा, जो विहार यात्रा है, उसका त्याग किया और धर्म यात्रा करने के ऊपर बल दिया, और सभी लोगों से मिलने के बारे में भी इसमें कहा गया। नेक्स्ट है हमारा 10वां शिलालेख। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है और धर्म नीतियों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसमें जो धार्मिक नीतियां हैं उनको अपनाने के लिए, उनका पालन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 11वां शिलालेख। इसमें अशोक की धर्म विजयों का वर्णन किया गया है। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट है हमारा 12वां शिलालेख। इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान देने पर बल दिया गया है। धर्म चाहे हमारा हो या किसी और का, धर्म होता है। तो अशोक ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों और जो संप्रदाय यानी कि समुदाय हैं उनको सम्मान देने पर बल दिया 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट है हमारा 13वां शिलालेख, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कलिंग विजय हुई थी। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, 261 BC में यह युद्ध हुआ था। इसमें अशोक ने विजय प्राप्त की थी। तो अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। 13वां शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 14वां शिलालेख। एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा। व्यक्ति को एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जीवन जीने वाला
जो रक्तपात होता है उससे दूर रहता है और आपसी भाईचारे की भावना को में विश्वास रखता है। इसलिए अशोक ने एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा के बारे में बताया 14वें शिलालेख में, और 13वें में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। अब हम चलते हैं लघु शिलालेखों पर। लघु शिलालेख कौन सा है? रूपनाथ शिलालेख, और यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा गुर्जरा अभिलेख, जो हमें प्राप्त हुआ है दतिया मध्य प्रदेश से। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने शिलालेख हैं। और शिलालेख में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही हमें एक और इम्पोर्टेंट को याद रख सकते हैं कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? से हमने स्तंभ लेख याद किए थे 7, तो 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। नेक्स्ट है हमारा सहसाराम अभिलेख। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सहसाराम, इसी में ही इसका उत्तर छिपा है, सासाराम बिहार में। और सासाराम बिहार से संबंधित हमें एक और बात रखनी या ध्यान रखनी है, यहीं पर शेरशाह सूरी जिसको हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, 1540 से 1545 तक उसका कार्यकाल था। इसका मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी मकबरा। नेक्स्ट है हमारा भ्रुभ्रु अभिलेख। ये हमें कहाँ से मिला है? जयपुर के राजस्थान के जयपुर से। नेक्स्ट है हमारा मास्की अभिलेख। यह हमें मिला है रायचूर कर्नाटक से। इसमें हमें अशोक के नाम का पता चलता है, और इसमें अशोक का हमें कौन सा नाम मिलता है? मास्की अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अशोक वर्धन नाम मिलता है। तो कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि अशोक वर्धन नाम अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख से मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मास्की शिलालेख, जो हमें रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मगिरी अभिलेख। ब्रह्मगिरी अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? चिंतलदुर्ग कर्नाटक राज्य से। अहरोरा अभिलेख है। अहरोरा अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। गोभी मठ शिलालेख हमें मिला है मैसूर कर्नाटक से। राजुल मध्यगिरी यह हमें मिला है कर्नूल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए तो हम इनको एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से अभिलेख और कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर हम इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। पाँचवें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया? अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष धर्म महामात्यों यानी कि धार्मिक मंत्रियों की नियुक्ति की थी, ताकि वे धर्म का प्रचार कर सकें। तो इसका वर्णन मिलता है 5वें शिलालेख में। छठा शिलालेख है, इसमें अशोक ने कहा कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन मुझे जनता से संबंधित सभी बातों का पता होना चाहिए। ये छठे शिलालेख में कहा। नेक्स्ट है 7वां शिलालेख। 7 से स्तंभ यानी कि कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं हमें? 7। और 7वां जो अभिलेख है या शिलालेख है, सबसे लंबा शिलालेख है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 7वें शिलालेख में किसकी बात कही गई है? जो मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण की बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है हमारा 9वां शिलालेख। इसमें जन्म, मृत्यु और यात्रा के बाद किए जाने वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि उनकी निंदा की गई है। नेक्स्ट है हमारा 8वां शिलालेख। इसमें किसकी बात कही गई है? सम्राट विहार यात्रा का त्याग करेंगे और जो धार्मिक यात्रा है वो करेंगे और सभी वर्गों के लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा 10वां शिलालेख। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धार्मिक नीतियों का पालन करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 11वां शिलालेख। इसमें धर्म विजयों का वर्णन किया गया है। 12वां शिलालेख। इसमें सभी धर्म और संप्रदायों को सम्मान देने पर बल दिया गया है। और 13वां सबसे इम्पोर्टेंट है, कलिंग विजय का वर्णन किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है 14वां शिलालेख। एक धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा दी गई है। लघु शिलालेखों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? मास्की अभिलेख, जिसमें हमें अशोक के नाम अशोक वर्धन का वर्णन मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इनको भी देख लेते हैं। रूपनाथ शिलालेख कहाँ से मिला है? जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिला है? दतिया मध्य प्रदेश से। सहसाराम अभिलेख कहाँ से मिला है? सासाराम बिहार से। नेक्स्ट है हमारा भुरभ्रू अभिलेख। यह हमें मिला है राजस्थान
जयपुर। ब्रह्मगिरी अभिलेख कहाँ से मिला है? चित्रदुर्ग कर्नाटक से। अहरोरा अभिलेख कहाँ से मिला है? यूपी मिर्जापुर से। गोभी मठ शिलालेख मिला है मैसूर कर्नाटक से। और राजुल मध्यगिरी कहाँ से मिला है? कर्नूल आंध्र प्रदेश से। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के कौन से वर्ष धर्म महामात्यों की नियुक्ति की थी? कौन से वर्ष की थी? 14वें वर्ष। और सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। और यदि पूछे उसके स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ 6 से 7। तो स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख हैं 7। अशोक की धर्म विजयों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 11वें शिलालेख में। जो अशोक के धर्म विजय थी उनका वर्णन किस में मिलता है? 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वां और 13वां शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वें में धर्म विजयों का वर्णन मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? भद्रबाहु के द्वारा की गई, जो जैन अनुयायी थे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? अशोक के हैं। और इसको प्रेरणा कहाँ से मिली? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर इसने अभिलेख लिखवाने की प्रथा को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया गया? इसी में इसका नाम छिपा है, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और इसको खोज की थी 1750 में टी फैनथेलर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा 518 ईसा पूर्व में, जो ईरान के हक्कामनी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पिछली क्लास के क्वेश्चन है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। किस हड़प्पाई स्थल से हमें डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं? लोथल से मिले हैं, जो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। और विदेशी मुद्रा भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार। ये हमारा विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत। और यदि पूछे सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी, तो आंसर होगा विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिली थी विशाल अन्नागार। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा में स्थित अन्नागार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था? उत्तरी बिंदु था मांडा, चेनाब नदी के किनारे। साउथ दक्षिण था दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे था। नॉर्थ में मांडा, चेनाब नदी के किनारे। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और जो पश्चिमी स्थल था सूतकांगेडोर, यह था दास्क नदी के किनारे। भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारत के 2 नाम कौन कौन से हैं? ये सभी इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे। ये थी हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था मौर्य काल के पार्ट 2 को हमने किया था, जिसमें हमने अशोक के जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे उनकी चर्चा की थी। और हमने देखा था कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख है। और इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि मौर्य काल से संबंधित स्रोत क्या क्या हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा हमने की थी। और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत ही हम अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख की चर्चा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम करेंगे अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। और स्तंभ लेख के साथ साथ हम गुहा लेख करेंगे। और उसके बाद हम इनसे संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम करेंगे जो हमने दूसरी क्लास की थी, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। तो अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख 2 प्रकार के होते हैं, स्तंभ लेख, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख
में हम चर्चा करते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसी में इसका नाम छुपा है कि हमें यह कहाँ से मिला है। यह मिला था हमें टोपरा नामक स्थान से। और टोपरा कहाँ पर स्थित है? अम्बाला। अम्बाला हरियाणा में स्थित है। अम्बाला के हरियाणा में एक स्थान है टोपरा, वहाँ से हमें यह स्तंभ लेख मिला था। और इसके साथ यह दिल्ली क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया गया था, तो इसका नाम हो गया दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इससे संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। यह अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है और यह हमारे हरियाणा के अम्बाला से प्राप्त हुआ है। और यदि हम हरियाणा जी के पढ़े तो हमें याद रखना होगा कि यह हमें अम्बाला के टोपरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली स्थानांतरित करवाया गया। तो अशोक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख कौन सा है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और इसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये सभी बातें हमने इससे संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, जो हमें मेरठ से प्राप्त हुआ है। और यह पहला स्तंभ लेख है जिसकी खोज हुई थी 1750 ईस्वी में और टी पेंथेलर के द्वारा इसको खोजा गया था। तो अशोक का पहला स्तंभ लेख को कब खोजा गया था? 1750 ईस्वी में। और किसने खोजा था? टी पेंथेलर के द्वारा इसको खोजा गया था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया गया था। तो मेरठ से प्राप्त हुआ, दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया, तो इसका नाम हो गया दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग को ही इलाहाबाद कहा जाता है। तो यदि पूछे प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इन दोनों का मतलब एक ही होगा। यह हमें कहाँ से मिला? कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। अकबर के शासनकाल में इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवाया गया, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इलाहाबाद स्तंभ लेख। और इसका संबंध मुख्यतः 3 शासकों से है। और ये 3 शासक कौन कौन से हैं? ये 3 शासक हैं अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अशोक से संबंधित क्यों है? क्योंकि अशोक ने इसको लिखवाया था। और समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों का वर्णन करवाया था। और किस में करवाया था? अपनी विजयों का वर्णन करवाया था प्रयाग प्रशस्ति में। और यदि पूछे प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो ये सभी बातें भी हमको इसके साथ ही ध्यान रखने की। समुद्रगुप्त से इलाहाबाद स्तंभ लेख कैसे संबंधित है? क्योंकि इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित था। नेक्स्ट है जहांगीर भी इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित है, क्योंकि इसने अपने राज्याभिषेक के बारे में इसमें लिखवाया था। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी, तो किसने की थी? अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1583 में इलाही संवत चलाया गया था। और प्रयाग का नाम इलाहाबाद कब किया गया था? 1583 के आसपास किया गया था? नहीं। तो प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसके द्वारा किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा इसका नाम किया गया था अलाहाबाद से इलाहाबाद हुआ। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ लेख। लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरव स्तंभ, ये हमें कहाँ से मिले हैं? चंपारण के बिहार से मिले हैं। इन स्तंभों पर 7 लेखों का अंकन है, इसलिए इनको सप्तलेख स्तंभ भी कहा जाता है। तो कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि अशोक के किन स्तंभ लेखों को सप्तलेख स्तंभ भी कहा जाता है? तो इन तीनों का नाम आएगा लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरव स्तंभ। ये हमें चंपारण के बिहार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु स्तंभ लेख। हमने वृहत स्तंभ लेखों की तो चर्चा कर ली, अब हम करेंगे लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में सबसे पहला स्तंभ लेख है रुमनदेही स्तंभ लेख है। इसके अन्य 2 नाम भी हैं। इसको लुम्बिनी लेख और अशोक का आर्थिक लेख भी कहा जाता है। लुम्बिनी लेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। और अशोक का आर्थिक लेख भी इसको कहा जाता है। रुमनदेही स्तंभ लेख से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, यह नेपाल से प्राप्त हुआ, इसे लुम्बिनी लेख भी कहा जाता है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी यानी कि नेपाल की यात्रा की थी।
तो नेपाल यात्रा या लुम्बिनी यात्रा का वर्णन हमें किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा रुमदेई स्तंभ लेख, लुम्बिनी लेख या अशोक का आर्थिक लेख। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? अशोक आर्थिक लेख और लुम्बिनी लेख इसके अन्य नाम हैं। उसने नेपाल यात्रा को कर मुक्त किया था। क्यों किया था? क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वह चाहता था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थल हैं उन पर अनेक से अनेक लोग जाएं ताकि उनके अनुयायियों में वृद्धि हो। तो लुम्बिनी जो बुद्ध का जन्म स्थल था उसकी यात्रा को अशोक के द्वारा कर मुक्त किया गया। नेक्स्ट स्तंभ लेख है हमारा निगाली सागर स्तंभ लेख। यह भी हमें नेपाल से प्राप्त हुआ है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष नेपाल यात्रा की थी और वहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसका वर्णन हमें किससे मिलता है? निगाली सागर स्तंभ लेख से। यदि क्वेश्चन पूछे कि अशोक की नेपाल यात्रा का वर्णन किस स्तंभ लेख से मिलता है, केवल नेपाल यात्रा पूछे तो इसका आंसर होगा रुमदेई स्तंभ लेख। और यदि क्वेश्चन पूछे कि वहाँ पर नेपाल यात्रा करके वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, उसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? निगाली सागर स्तंभ लेख से हमें उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक ने धम्म महामात्यों यानी कि धर्म मंत्रियों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। इसमें अशोक ने कहा था कि जो धर्म मंत्री होंगे वे जो संघ के अंदर जो भेदभाव या लड़ाई झगड़े होते हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। तो उनको रोकने के उद्देश्य से धर्म महामात्यों या धर्म मंत्रियों को आदेश दिया था। तो इसको उल्लेख मिलता है सांची स्तंभ लेख से। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिला है? सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और यहीं से हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और बौद्ध धर्म में यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया गया था और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी क्यों? क्योंकि इसमें अशोक की एक रानी थी, अशोक की पत्नी थी कारुबाकी, इसका वर्णन मिलता है। तो किस शिलालेख किस स्तंभ लेख से हमें अशोक की रानी कारुबाकी का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख। अब हम चर्चा करेंगे गुहा अभिलेख की। गुहा का मतलब है गुफा। गुफा पर लिखे गए लेख गुहा लेख कहलाते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण हैं बराबर की गुफाएं जो हमें बिहार से मिली हैं। इनमें हमें 4 गुफाओं का उल्लेख मिलता है और ये 4 में से 3 गुफाओं का वर्णन तो अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, लेकिन एक गुफा थी लोमस ऋषि गुफा, इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा। चलिए तो हम इनको भी देख लेते हैं। सुदामा की गुफा इसका निर्माण करवाया अशोक के 12वें वर्ष शासनकाल के 12वें वर्ष करवाया था। तो यह कहाँ पर स्थित है? बिहार, चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कर्ण चौपड़ इसका निर्माण करवाया अशोक ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष किसने निर्माण करवाया? अशोक ने कर्ण चौपड़ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है हमारा लोमस ऋषि गुफा, इसका निर्माण करवाया अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा। नेक्स्ट गुफा है हमारी विषव झोपड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष करवाया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गुफा है सीतामढ़ी गुफा, जो राजगृह के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारी रामगढ़ की गुफा, जो सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। इन सभी गुफाओं में हमें केवल इतना ध्यान रखना कि ये कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। चलिए तो हम एक बार फिर देख लेते हैं कि कौन सी गुफा का निर्माण किसने करवाया। सुदामा की गुफा का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कर्ण चौपड़ की गुफा का निर्माण करवाया अशोक ने। लोमस ऋषि गुफा का निर्माण किसने करवाया? दशरथ कौन था? अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट है विषव झोपड़ी गुफा, इसका निर्माण करवाया अशोक ने। सीतामढ़ी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगृह के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित है। रामगढ़ की गुफा कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में।
ये थे इम्पोर्टेंट बातें। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था? तो किसको पढ़ा गया था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा गया था। दिल्ली टोपरा नाम क्यों? क्योंकि यह अम्बाला के टोपरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली स्थानांतरित करवाया गया था, तो इसका नाम हो गया दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब पढ़ा गया था? 1837 में इसको पढ़ा गया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित 3 शासक कौन कौन से हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित 3 शासक हैं, अशोक, समुद्रगुप्त और औरंगजेब। अशोक ने इसको लिखवाया था इसलिए, और समुद्रगुप्त ने अपने विजयों का वर्णन करवाया। समुद्रगुप्त ने अपने विजयों का निर्माण किसमें करवाया? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का राजकवि था। औरंगजेब ने अपने विजयों के बारे में इसमें लिखवाया था। औरंगजेब ने इसमें राज्याभिषेक के बारे में लिखवाया, समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बारे में लिखवाया और अशोक ने इसका निर्माण लिखवाया था। इसलिए इन तीनों शासकों से इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का आर्थिक लेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रोमनदेही स्तंभ लेख। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, सुदामा की गुफा का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष करवाया था? 12वें वर्ष करवाया था। अशोक ने लुम्बिनी यात्रा कब की थी? शासनकाल के 20वें वर्ष की थी। और इसका वर्णन हमें किस स्तंभ लेख से मिलता है? रोमनदेही स्तंभ लेख से। और यदि क्वेश्चन पूछे कि अशोक ने नेपाल यात्रा करके वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? इसका वर्णन मिलता है हमें निकाली सागर स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और अकबर के द्वारा ही इलाही संवत कब चलाया गया था? 1583 ईसा पूर्व। 1583 ईस्वी में चलाया गया था इलाही संवत। ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रयाग का इलाहाबाद नाम किस शासक के द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। अशोक वर्धन नाम अशोक के किस लघु शिलालेख से मिलता है? ये क्वेश्चन है हमारे कल की क्लास के, जो हमको याद भी होने चाहिए। तो इसका आंसर है मास्की शिलालेख, जो हमें रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। भ्रुभ्रु शिलालेख कहाँ से मिला है? राजस्थान के जयपुर से। कलिंग विजय का वर्णन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कलिंग विजय। कलिंग विजय कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय हुई थी। और इसका वर्णन हमें किस शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से इसका वर्णन मिलता है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? सबसे लंबा शिलालेख है 7वां, 6 से 7, यानी कि 7 स्तंभ लेख हैं और 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में लिखित थे? 4 लिपियों में लिखित थे। वे कौन कौन सी? खरोष्टी, ब्राह्मी, यूनानी और आरामाइक। 4 लिपि कौन कौन सी? खरोष्टी, ब्राह्मी, आरामाइक और यूनानी। 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखित मिले हैं। अब हम करेंगे जो हमने हिस्ट्री की सेकंड क्लास की थी, जिसमें हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत किए थे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और त्रिपिटक की संख्या कितनी थी? 3। और वे कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद के द्वारा की गई थी और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली के द्वारा इसकी रचना हुई थी और इसमें बौद्ध संघ से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। इसमें इसका लेखक कौन है? मोगलीपुत्र तीस। और इसमें किसका वर्णन है? अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी जीवनियों का इसमें वर्णन किया गया है। ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक थी, उसके रचयिता है विशाख दत्त, जो गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स, यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। इसी को विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज के द्वारा। महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की? पतंजलि ने की थी। मुद्रा राक्षस
पुस्तक के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। और पंचतंत्र जो कहानियाँ हैं, रोचक कहानियाँ, उसका लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक है, यह किसने लिखा? कालिदास के द्वारा। और इसी के कारण भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। प्राचीन ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? पुव्वो। और यदि क्वेश्चन पूछे कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। और बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है? पाली भाषा है। और ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में। और इसका आयोजन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। इसी में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते थे, और दिगंबर यानी कि दिग प्लस अंबर, जो दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे, यानी कि नग्न अवस्था में रहते थे, दिगंबर। तो जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन कब हुआ था? जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ था पहली जैन संगीति, जो 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? यदि पूछे जैन साहित्य की रचना तो प्राकृत भाषा, और बौद्ध साहित्य है तो उसका आंसर होगा पाली भाषा। अब हमारे क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार कब किया गया था? इसमें हमने बताना है कि पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल, किस काल में मानव के द्वारा आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने नई थ्योरी को भी किया, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, और जो हमारी पुरानी क्लास थी उससे संबंधित भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की, ताकि जो हमने पीछे पढ़ा है वो भी हमको याद रहे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस क्लास की वीडियो को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर ली थी। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, उसके और मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। वे सभी बातें हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम इन सभी चर्चाओं के बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य वंश। सबसे पहले हम देखेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद की हत्या की थी? तो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके मगध साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। तो चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की और मगध का अगला शासक बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम है सेंड्रोकोट्स। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त का यूनानी नाम क्या है, तो आंसर होगा सेंड्रोकोट्स। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6.5 लाख सैनिकों की सेना थी। जो प्लूटार्क है और जस्टिन है, जो यूनानी विद्वान है, उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6.5 लाख सैनिक थे। भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। तो सुदर्शन झील से संबंधित हमें महत्वपूर्ण 3 शासकों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के गिरनार पर्वत पर करवाया था। और उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट है, इसकी पहली बार मुरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन शासक ने करवाई थी, जो शक वंश का सबसे महान शासक था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है?
जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो सुदर्शन झील है उसकी मुरम्मत पहली बार किसने करवाई? तो आंसर होगा रुद्रदामन शासक है, जो शक वंश का सबसे महान शासक है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत भाषा का पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। तो संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण या मुरम्मत की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा थर्ड, सेकंड बार मुरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने, और इसकी भी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो सुदर्शन झील से संबंधित महत्वपूर्ण 3 शासक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, इसने इसका निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और पहली बार मुरम्मत शक वंश के सबसे महान शासक रुद्रदामन ने करवाई, और दूसरी बार मुरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई। और दोनों बार जब मुरम्मत करवाई गई तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। ये सभी बातें हमें इनसे संबंधित ध्यान रखनी है। चलिए तो हम चलते नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, तो इनके बीच जो 305 ईसा पूर्व वर्ष था, इस वर्ष सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण हुआ। और इसमें 3 समझौते या संधियाँ हुई। और ये 3 संधियाँ कौन कौन सी थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया, पहली संधि हुई। मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, दूसरी संधि। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया तो सेल्यूकस निकेटर हार गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 3 संधि या समझौते किए गए। पहला था जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किया गया। मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया और दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया गया। ये थे 3 समझौते या संधियाँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। जब हेलेना के साथ शादी हुई तो सेल्यूकस निकेटर को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना जब पति पत्नी बने तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था जस्टिन। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में करवाया था। ये भी हमको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और इसी सभा में, इसी संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर से मिलकर बना है। श्वेत का मतलब है सफ़ेद, अंबर का मतलब है कपड़े, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे वे जैन जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उनको कहा गया श्वेतांबर। और दिगंबर, दिक प्लस अंबर से मिलकर बना है, जिसका मतलब है, दिक का मतलब है दिशाएं और अंबर का मतलब है कपड़े। जो दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे उनको कहा गया दिगंबर, यानी कि ये नग्न अवस्था में रहते थे। 298 ईसा पूर्व में संलेखन या संथारा करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। तो यह संलेखन या संथारा क्या है? संलेखन या संथारा एक ऐसी पद्धति है जिसमें जैन धर्म के अनुयायी अपना जीवन त्याग करने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनका मानना होता है कि यदि वे खाना पीना छोड़ देंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी विधि जिसमें वे खाना पीना छोड़ देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो जैन धर्म में ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? संलेखन या संथारा पद्धति। 298 ईसा पूर्व में संथारा या संलेखन पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। और 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। और इसके अन्य नाम क्या क्या थे? बिंदुसार के अन्य नाम थे अमित्रघात, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला,
भद्रसार नाम वायु पुराण से मिला है और बरीसार नाम अन्य पुराणों में मिला है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया? सिंह सेन। तो ये जो अन्य नाम है बिंदुसार के, वे भी हमको ध्यान रखने हैं। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। माता का नाम दुर्धरा था। अमित्रघात यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। वायु पुराण में क्या नाम मिलता है? भद्रसार। और अन्य पुराणों में क्या मिलता है? बारीसार। जैन ग्रंथों में मिलता है सिंह सेन। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोकोटिज कहा गया है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अमित्रघात से हम इसको याद रख सकते हैं कि अमित्रोकोटिज यूनानी लेखों में इसको कहा गया है। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। और सबसे प्रसिद्ध फेमस पत्नी कौन सी थी? धर्मा या सुभद्रांगी। और इसी से अशोक का जन्म हुआ था। तो अशोक की माँ कौन थी? धर्मा या सुभद्रांगी, ये थी अशोक की माँ। तो पुराणों के अनुसार बिंदुसार के 101 पुत्र थे। जो 16 पत्नियां थी उनसे इनके 101 पुत्र पैदा हुए। और सबसे बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम। और ऐसा माना जाता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई 272 ईसा पूर्व में, तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। और यह उत्तराधिकार का युद्ध 3 वर्ष तक चला था। उसने केवल अपने सगे भाई यानी कि सुसीम को नहीं मारा था, बाकी अन्य जो शासक थे 99 भाई थे उनकी हत्या करके अशोक शासक बना था। ऐसा भी पुराणों के अनुसार हमें पता चलता है। तो अशोक का सबसे बड़ा भाई कौन था? सगा भाई था जो सुसीम था। और तीस जो सिंघल या श्रीलंका प्रशासन किया करता था। तो सिंघल या श्रीलंका प्रशासन किसने किया था? सुसीम ने। और सुसीम कौन था? अशोक का बड़ा भाई था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। पुराण के अनुसार ऐसी ही मान्यता है। तो 99 भाइयों की हत्या करके 3 वर्ष तक उत्तराधिकार का युद्ध पूरा करके अशोक शासक बना था 269 ईसा पूर्व में। तो बिंदुसार के शासनकाल में कौन क्या क्या था? बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम था, वह गवर्नर कहाँ का था? गवर्नर या राज्यपाल कहाँ का था? तक्षशिला का। और अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन या अवंती का गवर्नर था। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। जब बिंदुसार का शासनकाल था तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। पहले विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सुसीम को भेजा गया, लेकिन इस विद्रोह को शांत करने में सुसीम असफल रहा। तो फिर अशोक को भेजा गया और अशोक ने इस विद्रोह को शांत किया। अब हम देखेंगे कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन से 2 विदेशी राजदूत आए थे। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। पहला है डायमेक्स और दूसरा है डायोनिसस जो मिस्र से आया था। और डायमेक्स सीरिया से आया था, एंटियोक्स के द्वारा भेजा गया था। तो डायमेक्स से बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी। और वे 3 चीज़ें कौन सी थी? मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। डायोनिसियस जो मिस्र से आया था, प्राचीनकालीन बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी जिसमें 500 सदस्य थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? खल्लाटक इसके अध्यक्ष होते थे। ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो जो विदेशी राजदूत आए थे 2, वे कौन कौन से थे? डायोनिसियस और डायमेक्स। ये 2 विदेशी राजदूत आए थे। डायोनिसियस मिस्र से आया था और डायमेक्स सीरिया से आया था। ये बातें हमको ध्यान रखनी है। और बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी होती थी जिसमें 500 सदस्य होते थे। और इसके अध्यक्ष होते थे खल्लाटक, इसके अध्यक्ष होते थे। आज हमने किया मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसमें हमने अशोक के उत्तराधिकार के युद्ध को भी देखा। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उनका शासनकाल कब से कब तक था? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम था सेंड्रोकोट्स। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात के गिरनार पर्वत पर किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं? पहला तो निर्माण करवाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहली बार मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन शासक ने, जो शक वंश का सबसे महान शासक था।
दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो दोनों की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में इसका आक्रमण हुआ था और इसके तहत 3 संधि या समझौते हुए थे। वे कौन कौन से थे? आप कमेंट बॉक्स में बताना। पहली जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। और इस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इस समय जो जैन धर्म था 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो वे 2 भाग कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें जैन संगीति के बारे में पता होना चाहिए। सभी लोग बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियों को याद करते हैं, लेकिन जैन धर्म से संगीतियों को कोई याद नहीं करता। तो हमें पहली जैन संगीति का पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? संलेखन या संथारा करने के कारण। यह एक ऐसी विधि है जिसमें जैन अनुयायी अपने जीवन का त्याग करने के उद्देश्य से खाना पीना छोड़ देते हैं ताकि वे मृत्यु को प्राप्त हो सकें। तो ऐसी विधि को कहते हैं संलेखन या संथारा पद्धति। यूनानी लेखकों में अमित्रोकोटिस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अमित्रघात या अमित्रोकेटिस बिंदुसार के लिए प्रयोग किया गया है। बिंदुसार की सबसे प्रसिद्ध पत्नी कौन सी थी? जो अशोक की माँ थी। और अशोक की माँ का नाम क्या था? धर्मा या सुभद्रांगी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस प्रांत के गवर्नर या राज्यपाल थे? अवंती या उज्जैन के। और यदि पूछे तक्षशिला के राज्यपाल कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सुसीम। वायुपुराण में बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? भद्रसार। अब हमको वे क्वेश्चन देखने हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काशी जनपद की राजधानी का नाम क्या था? ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विदथ जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती थी, इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल जो हम कर रहे थे, हमने 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे 5th और लास्ट पार्ट। इसमें हमारा मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने किया था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आज हम जो बिंदुसार थोड़ा बहुत रह गया था वो, और जो अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जो प्राचीन काल में बिंदुसार की मंत्रिपरिषद थी, वह सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी और उसमें कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? खल्लाटक इसके अध्यक्ष होते थे। जो अशोक की मंत्रिपरिषद होती थी, उसके अध्यक्ष कौन होते थे? राधागुप्त। ये सभी बातें हमको ध्यान रखने की। अशोक की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते थे? राधागुप्त। और जो बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी, उसके अध्यक्ष कौन होते थे? खल्लाटक होते थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बना। तो बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 272 ईसा पूर्व में। 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक लगभग 3 वर्ष तक सिंहासन को लेकर अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध चला। तो इसमें 3 वर्ष लग गए और 3 वर्ष के बाद अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया और 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उसने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। जो अशोक था वह मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक भी माना जाता है। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 272 ईसा पूर्व में। ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। चलिए तो अब हम देखते हैं अशोक के नाम के स्रोत। किन किन अभिलेखों से हमें अशोक का क्या क्या नाम मिलता है? ये क्वेश्चंस भी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। अशोक वर्धन नाम हमें किस अभिलेख में मिलता है? विष्णु पुराण में। तो किस पुराण से हमें अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है? विष्णु पुराण में। बुद्ध शाक्य या अशोक नाम किस में मिलता है? मास्की अभिलेख में। मगधाधीराज किस अभिलेख में मिलता है?
भ्राभु अभिलेख में। महाराज कुमार किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? बुधनी अभिलेख में। अशोक राजा किस अभिलेख में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन अभिलेख। इन 4 अभिलेखों में अशोक राजा नाम मिलता है। ये कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन अभिलेख। इनमें अशोक का नाम अशोक राजा मिलता है। प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा किस में मिलता है? प्रियदर्शी राजा मिलता है बराबर की गुफा, बराबर गुफा अभिलेख में। देवाना प्रिय या प्रियदर्शी किस में मिलता है? रुमंदई अभिलेख, जिसको अशोक का आर्थिक लेख और लुम्बिनी लेख भी कहा जाता है। गिरनार अभिलेख, रुमंदई अभिलेख और गिरनार अभिलेख, इन दोनों में देवाना प्रिय और प्रियदर्शी नाम मिलता है। देवान प्रिय नाम किस शिलालेख में मिलता है? 12वें और 13वें शिलालेख में इसका नाम मिलता है। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखने, और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक। अशोक वर्धन किस में मिलता है? तो अशोक वर्धन हो जाएगा हमारा, अशोक वर्धन नाम मिलता है विष्णु पुराण में। देवान प्रिय और प्रियदर्शी हमें मिलते हैं रुमंदई और गिरनार अभिलेख में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम चलते हैं अशोक की पत्नियाँ। अशोक की पत्नियाँ कितनी थी? अशोक का प्रथम विवाह हुआ महादेवी से, जो अवंती की राजकुमारी थी। इसने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को ही भेजा था। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि अशोक ने अपने किस पुत्र और किस पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भेजा था? पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। नेक्स्ट रानी थी अशोक की कारुवाकी या कोरवाकी। तो अशोक की रानी थी कोरवाकी, जो कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग और तीवर, इसकी राजकुमारी कौन थी? कलिंग की राजकुमारी थी कारुवाकी। तो कैसे कलिंग और कैसे कारुवाकी, इससे भी हमें रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रानी थी पद्मावती। पद्मावती का जन्म कहाँ? पद्मावती से किसका जन्म हुआ था? कुणाल का जन्म हुआ था, जो अशोक का उत्तराधिकारी था। तो अशोक, कुणाल की माँ का नाम क्या था? पद्मावती, और पिता कौन थे? अशोक। तो अशोक की पत्नी कौन थी? पद्मावती, कुणाल की माँ थी। जो रुमंदई अभिलेख से हमें अशोक की पुत्री चारुमती का उल्लेख मिलता है। जो हमें रुमंदई स्तंभ लेख प्राप्त होता है, उससे हमें अशोक की पुत्री चारुमती का उल्लेख भी मिलता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष हुआ था। यह युद्ध भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि कलिंग था जो, वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी थी तोसली। तो कलिंग से हाथी प्राप्ति के उद्देश्य से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में। और उस समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। और जो ये सभी घटना है, कलिंग युद्ध की घटना, इसका वर्णन हमें, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। और हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? खारवेल शासक ने लिखवाया था, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक था। तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा से हम याद रख सकते हैं कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों की प्राप्ति के उद्देश्य से कलिंग पर अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया, और उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। और जो हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था, उससे हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? जो खारवेल के शासक थे। खारवेल शासक के द्वारा लिखवाया गया था, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने जो युद्ध की नीति थी उसका ही त्याग कर दिया। जो धर्म परिवर्तन करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा करवाया गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? उपगुप्त के द्वारा और निग्रोध। उपगुप्त और निग्रोध के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन यदि पूछा जाए कि धर्म परिवर्तन किसके द्वारा करवाया गया, तो हमारा आंसर होगा मोगलीपुत्र तीस। और यदि पूछा जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की? उपगुप्त और निग्रोध से।
शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की। बोध गया कौन सा स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो वहाँ पर बोध गया वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। और 20वें वर्ष कहाँ पर यात्रा की? लुम्बिनी यात्रा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 251 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया? जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, अशोक ने। इसमें तीसरे पिटक को जोड़ा गया। तीसरी बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक को जोड़ा गया और इस पिटक का नाम क्या था? अभिधम्म पिटक। और इसकी रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। इसमें किसका वर्णन है? अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियों का वर्णन है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि जो अन्य दो पिटक हैं वे कौन कौन से हैं। पहला पिटक है सूत पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सूत पिटक में किसका वर्णन है? जो बुद्ध की शिक्षा है उनका वर्णन किया गया है सूत पिटक, और इसकी रचना की थी आनंद के द्वारा। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने इसकी रचना की थी। और इसमें किसका वर्णन है? बौद्ध संघ के जो नियम हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। ये थी हमारी पहला और दूसरा पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक रचना की आनंद के द्वारा, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा विनय पिटक। विनय पिटक की रचना की उपाली ने। जो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो विनय पिटक की रचना की उपाली ने। इसमें बौद्ध संघ के नियम लिखे गए हैं। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना की मोगलीपुत्र तिस्स ने। इसमें अशोक के समकालीन, जो अशोक के टाइम के जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी जीवनी का वर्णन इसमें किया गया है। अशोक ने एक महत्वपूर्ण नगर की भी स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में नेशनल पार्क्स का निर्माण करने वाला प्रथम शासक भी अशोक ही था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी हुआ कुणाल के बाद शासक बना दशरथ। तो जो अंतिम मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कुणाल के बाद बना दशरथ। आगे वाले शासक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और जो इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी मृत्यु की गई। तो इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग वंश की स्थापना हो गई। और मौर्य वंश का अंत हो गया और उत्तर मौर्य काल स्टार्ट हो गया, जिसमें हम कल को करेंगे उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत शुंग वंश की चर्चा। ये था हमारा आज का मौर्य वंश, जिसका अंतिम शासक था बृहद्रथ और इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था, इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और मौर्य वंश का अंत कर दिया गया। चलिए तो हम चर्चा करते हैं आज मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। मौर्य जो अशोक का नाम बुद्ध शाक्य या अशोक की अभिलेख से मिलता है, मास की अभिलेख से मिलता है। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इसका वर्णन हमें किस शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से मिलता है। कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। और इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से, जो खारवेल शासक के द्वारा लिखवाया गया था। खारवेल शासक कौन था? जो चेदी वंश का सबसे महान शासक था, उसके द्वारा हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया था। भारतीय इतिहास में नेशनल पार्क्स का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यह था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या किसने की थी? जो पुष्यमित्र शुंग था, उसके द्वारा इसकी हत्या की गई। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? खारवेल शासक ने, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। सिंहासन की लड़ाई कितने वर्ष तक चली थी? सिंहासन की लड़ाई चली थी 3 वर्ष तक, 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक चली थी। अशोक की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन था? राधागुप्त। और यदि पूछे बिंदुसार की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन था? खल्लाटक था। और मंत्रिपरिषद, बिंदुसार की मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी, जिसमें 500 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में हुई। संथारा या संलेखन पद्धति के द्वारा इसकी मृत्यु हुई।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और लास्ट अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के किस स्तंभ लेख से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। अशोक ने नेपाल यात्रा करके वहां पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी हमें किस स्तंभ लेख से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें निगाली सागर स्तंभ लेख से। और यदि पूछे नेपाल यात्रा की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक का आर्थिक लेख, लुम्बिनी लेख या रूमंदेई अभिलेख से। प्रयाग का इलाहाबाद नाम किसने करवाया था? अकबर ने। जो कल हमने थोड़ा गलती से पढ़ लिया था, तो आज हम इस गलती को ठीक करेंगे कि प्रयाग का इलाहाबाद नाम किसने करवाया? अकबर ने। और इलाहाबाद का अल्लाहाबाद नाम किसने करवाया? शाहजहां ने। और जो इलाहाबाद था उसका प्रयागराज नाम किसने करवाया? जो हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इसका नाम करवाया गया प्रयागराज। अशोक का आर्थिक लेख किसको कहा जाता है? रूमंदेई अभिलेख को कहा जाता है। और रूमंदेई अभिलेख का अन्य नाम क्या है? अशोक का आर्थिक लेख, लुम्बिनी लेख और रूमंदेई अभिलेख। जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया पहला अभिलेख कौन सा था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये भी हमको ध्यान रखना है। अशोक का पहला स्तंभ लेख कौन सा था जिसको सबसे पहले खोजा गया था? खोजा गया पहला स्तंभ लेख कौन सा था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह मेरठ से प्राप्त हुआ था और इसको दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करवा दिया गया था। और इसकी खोज कब हुई थी? 1750 में टी पैंथेलर के विद्वान के द्वारा इसकी खोज हुई थी। एक क्वेश्चन और हमने गलत पढ़ लिया था, उसका आंसर जहांगीर होगा। कल हमने औरंगजेब किया था, तो इसको ठीक कर लेना। इसका आंसर होगा जहांगीर। प्रयाग शिलालेख में हमें अपने राज्याभिषेक के बारे में किसने लिखवाया? जहांगीर ने। तो प्रयाग शिलालेख से संबंधित हमें 3 शासक ध्यान रखने हैं। पहला है अशोक, इसने इस अभिलेख को लिखवाया था। और यदि पूछे इस प्रयाग शिलालेख में किसने अपनी विजयों का वर्णन करवाया? विजयों का वर्णन करवाया समुद्रगुप्त ने। उसके कवि थे हरिसेन। राजकवि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया। लेकिन अपने राज्याभिषेक के बारे में किस मुगल शासक ने लिखवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने लिखवाया था। कल हमने गलती से औरंगजेब पढ़ लिया था, तो इसको ठीक कर लेना। तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। औरंगजेब इसका उत्तर नहीं होगा। औरंगजेब नहीं होगा। आज का हमारा क्वेश्चन है जो हमें कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर बताना है। हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब व किसने की? और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।